नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार जबरदस्त सेशन में जनरल साइंस में। जनरल साइंस में आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था। इसमें जितने भी एग्जाम लिखे हैं, जो जितने भी एग्जाम में आपके क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, उन सारे एग्जामों के लिए क्या है ये हमारा सेशन होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉप 30 MCQ क्वेश्चन के साथ। एक पार्ट हमने कर लिया था, उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। कर सकल स्थिर पूंजी निर्माण यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सकल स्थिर पूंजी निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, या उपभोक्ता के खर्च में क्या करना, वृद्धि करना, या आय में असमानता, या विदेशी निवेश। किसे कहते हैं सकल स्थिर पूंजी निर्माण? तो हम कहते हैं क्या, उत्पादन क्षमता में वृद्धि। क्या किया जाए, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ाने के लिए कौन सा? रुपे कार्ड, जन धन योजना, भारत QR कोड, उपरोक्त सभी। तो डिजिटल भुगतान के लिए इन सभी चीज़ों का क्या किया गया है, यूज किया गया है। तो बढ़ते हैं आगे। कर लॉरेंज कर्व का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो लॉरेंज कर्व है, मुद्रास्फीति मापने के लिए, कि आय असमानता मापने के लिए, कि GDP वृद्धि को मापने के लिए, कि बेरोजगारी मापने के लिए। तो हमारा जो लॉरेंज कर्व है, लॉरेंज कर्व क्या करता है, आय असमानता को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो लॉरेंज कर्व का यूज किसके लिए किया था? आय असमानता मापने के लिए, आय असमानता मापने के लिए। नेक्स्ट। कर भारत में डिमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण कब लागू किया गया था? यानी डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है, हमारा नोटबंदी से मतलब है। डिमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी से मतलब है। 2014 में हुआ, 15 में, 16 में, 17 में। तो कब हुआ था नोटबंदी, कब हुआ था, डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 2016 में। नेक्स्ट। कर भारत में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI किस क्षेत्र में हुआ? तो भारत में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ई-कॉमर्स, सेवा क्षेत्र, रियल एस्टेट, निर्माण। तो किस में हुआ था? भारत में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस क्षेत्र में हुआ? सेवा क्षेत्र में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी। FDI किस क्षेत्र में हुआ? सेवा क्षेत्र में हुआ। नेक्स्ट। कह रहा है मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। कर मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट। कर भारत में मुद्रास्फीति दर मापने के लिए कौन सा सूचकांक मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेक्टर, या उत्पाद मूल्य सूचकांक। तो कह रहा भारत में मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए किस सूचकांक का यूज किया जाता है? तो हमारा क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट। कह रहा रिजर्व रेपो दर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बैंकों द्वारा ब्याज कमाने के लिए, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, नगद प्रवाह नियंत्रित करने के लिए, मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए। तो हमारा 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 8वें का रिवर्स रेपो रेट, यानी क्या होता है रिवर्स रेपो रेट, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगद प्रवाह नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट। कह रहा बिलोर दर क्या है? लीबोर दर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ब्याज दर, भारतीय बैंकों की ब्याज दर, मुद्रास्फीति नियंत्रण दर, विदेशी निवेश दर। तो हमारा लीबोर दर क्या है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ब्याज दर को क्या कहते हैं? लीबोर दर कहते हैं। नेक्स्ट। कह रहा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी राजस्व बढ़ाना, सोने की भौतिक खरीद को कम करना, मुद्रा का स्थिरीकरण, विदेशी निवेश आकर्षित करना। कह रहा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी, सोने की भौतिक खरीद को कम करना। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सोने की भौतिक खरीद को क्या करना? कम करना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हम है ना। भारत में जीरो बेस्ड बजटिंग का क्या तात्पर्य है? हर व्यय का पुनः आकलन, शून्य खर्च नीति, बजट में केवल आय पर ध्यान, केवल पुराने खर्चों को जारी रखना।
कह रहा भारत में जीरो बेस्ड बजटिंग का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हर व्यय पर पुनः आकलन। जीरो बेस्ड बजटिंग का तात्पर्य क्या, हर व्यय का पुनः क्या किया जाए, हर खर्च का पुनः क्या किया जाए, आकलन किया जाए। नेक्स्ट, जो भी खर्च किया जाएगा उसका पुनः आकलन किया जाए। कह शेयर बाजार का कौन सा सूचकांक भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। सेंसेक्स, निफ्टी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, हमारे शेयर बाजार को कौन होता है, निफ्टी और सेंसेक्स, ये क्या होंगे, दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कह रहा है कर चोरी को रोकने के लिए कौन सी प्रणाली लागू की गई। पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी, डिजिटल भुगतान। तो टैक्स चोरी के लिए कौन सा प्रणाली लागू की गई है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, पैन कार्ड। नेक्स्ट, कह रहा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किसके अंतर्गत आता है। केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय। तो हमारा 12वें का राइट आंसर, 14वें का राइट आंसर क्या रहेगा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किसके अंतर्गत आता है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट, कह रहा भारत में कृषि संकट को दूर करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई। किसान क्रेडिट कार्ड, आत्मनिर्भर भारत योजना, उज्ज्वला योजना, स्किल इंडिया। तो भारत में कृषि संकट को दूर करने के लिए कौन सी योजना क्या की गई थी, लागू की गई थी या शुरू की गई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट, कह रहा पीपीपी मॉडल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी, बैंकिंग सुधार, मुद्रा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो कह रहा पीपीपी मॉडल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भागीदारी के लिए। नेक्स्ट, कह रहा भारत का सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी किससे क्या भिन्न होता है। तो जो हमारा क्या जीएनपी है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, किससे, जीडीपी में विदेश आय जोड़ने पर या जीडीपी में कर घटाने पर, जीडीपी में पूंजी व्यय जोड़ने पर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 17वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 17वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीडीपी में क्या करेंगे, विदेशी आय को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा केन्सियन अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किस पर जोर देता है। मांग प्रबंधन, आपूर्ति प्रबंधन, कर सुधार, मुद्रा सुधार। तो हमारा 18वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांग प्रबंधन। केन्सियन अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किस पर जोर देता है, मांग प्रबंधन पर। मांग को क्या किया जाए, प्रबंधित किया जाए। नेक्स्ट, मांग का क्या किया जाए, प्रबंधन सही तरीके से किया जाए, जो हमारी क्या डिमांड है। नेक्स्ट, कह रहा भारत में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मुख्य उद्देश्य क्या है। सब्सिडी की चोरी रोकना, रोजगार बढ़ाना, कर दरों में कमी, मुद्रा का स्थिरीकरण। कह रहा डीबीटी यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो हमारा हो जाएगा सब्सिडी की चोरी रोकना। पहले सब्सिडी को क्या किया था, खरीदने पर दिया था, अब क्या किया, सब्सिडी, आप पूरा पैसा दीजिए और सब्सिडी क्या किया, पहले सब्सिडी काट कर दिया था सामान को, अब क्या कहता है, सब्सिडी आपके खाते में आती है। तो क्या इसको मुख्य उद्देश्य क्या था, सब्सिडी की चोरी को रोकना, जिससे क्या होता था, यहाँ पर जो जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता था, इसका लाभ कौन लेते थे, दुकानदार ले लेते थे। तो इसे क्या किया, सब्सिडी, आप पूरा पैसा दीजिए, सब्सिडी खाते में लीजिए। तो हमारा क्या है, डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। नेक्स्ट, कर प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डिफिसिट का तात्पर्य है राजस्व घाटा में से व्यय घटा देंगे तो क्या होगा, हमें प्राथमिक घाटा मिल जाएगा। राजकोषीय घाटा में से ब्याज अनुपात घटा देंगे तब हमें प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा, या कुल घाटा में से कुल आय घटा देंगे, या कुल घाटा में से पूंजी व्यय घटा देंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा में से क्या करेंगे, ब्याज का भुगतान, जितना राजकोषीय घाटा हुआ और क्या किया हमने, जितना ब्याज का भुगतान किया उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमें क्या होगा, प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट का क्या जाएगा, मिल जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा भारत का सार्वजनिक ऋण से जीडीपी अनुपात किसे दर्शाता है। जो हमारा क्या, भारत का सार्वजनिक ऋण से जीडीपी अनुपात किसे दर्शाता है। सरकारी ऋण का आय के अनुपात से तुलना, राजकोषीय घाटा और राजस्व का अनुपात, सरकारी खर्च का सार्वजनिक ऋण से तुलना, जीडीपी के मुकाबले ऋण का प्रतिशत। तो हमारा 21वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जीडीपी के मुकाबले ऋण का प्रतिशत। तो बढ़ते हैं आगे।
कह रहा बिटकॉइन क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी, एक केंद्रीय बैंक की मुद्रा, एक निवेश योजना या एक वित्तीय धोखाधड़ी। तो कह रहा क्या बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन क्या एक क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन क्या एक क्रिप्टो करेंसी है। नेक्स्ट कह रहा लाल किताब यानी रेड बुक का संबंध किससे है? राजकोषीय नीति, सरकारी बजट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जलवायु परिवर्तन। तो हमारा क्या जो लाल किताब यानी रेड बुक होता है वो क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर बी सरकारी बजट। नेक्स्ट कह रहा हरित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है? जो हमारा हरित अर्थव्यवस्था है इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक वृद्धि के साथ पर्यावरण संरक्षण, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, ऊर्जा क्षेत्र का विकास। तो कह रहा हरित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्थिक वृद्धि के साथ पर्यावरण संरक्षण। नेक्स्ट कह रहा भारत में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों एनपीए का मुख्य कारण क्या है? कर्ज वापसी में चूक, उच्च ब्याज दरें, सरकारी हस्तक्षेप, मुद्रा की कमी। तो कह रहा भारत में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का मुख्य कारण क्या है? तो हमारा 25वें का राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए कर्ज वापसी में चूक। गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का मुख्य कारण क्या है? कर्ज वापसी में चूक। नेक्स्ट कह रहा विशेष आहरण अधिकार एसडीआर किसके द्वारा जारी किया जाता है? कर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ यानी विश्व बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा 26वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के द्वारा क्या कहता है? जारी किया जाता है। नेक्स्ट कर भारत का संवैधानिक कर कौन सा है? आयकर, माल और सेवा कर, जीएसटी, संपत्ति कर, उपरोक्त सभी। तो कह रहा भारत का संवैधानिक कर कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माल और सेवा कर। नेक्स्ट कह रहा डिविडेंड वितरण या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स किस पर लागू होता है? डिविडेंड वितरण कर किस पर लागू होता है? कंपनियों द्वारा लाभांश वितरण पर, व्यक्तियों की आय पर, विदेशी निवेश पर, कृषि आय पर। तो हमारा 28वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 28वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कंपनियों द्वारा लाभांश वितरण पर। नेक्स्ट कह रहा है ब्लू इकोनॉमिक का संबंध किससे है? समुद्री संसाधनों का उपयोग, हरित कृषि, जल प्रबंधन, औद्योगिक विकास। तो कह रहा ब्लू इकोनॉमिक का संबंध किससे है? तो ब्लू इकोनॉमिक का संबंध हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए समुद्री संसाधनों का उपयोग। ब्लू मतलब क्या? समुद्र, नीला से क्या है? तो हमारे क्या ब्लू इकोनॉमिक का संबंध किससे है? समुद्री संसाधनों का उपयोग से। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई द्वारा विकसित कौन सी प्रणाली है? यूपीआई है, आधार कार्ड है, डिजी लॉकर, फास्टैग। तो एनपीसीआई किसके अंतर्गत है? यूपीआई, एनपीसीआई, यूपीआई। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब जनरल साइंस आपको रेगुलर 1 वीडियो 2 वीडियो मिलते रहेंगे। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस पूछा जाता है उसके लिए ये क्या होगा? रामबाण होगा, क्योंकि क्या यहाँ पर प्रैक्टिस कराया जाता है। थ्योरी तो आपको कहीं भी पढ़ लेंगे, लेकिन क्या प्रैक्टिस ही क्या होता है? मेन होता है। तो हम प्रैक्टिस समझिए क्या एक तरह से प्रैक्टिस टेस्ट ही हम क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। तो सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक शेयर का पैसा नहीं लगता। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।